नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, हमने कल नर्मदा नदी का संपूर्ण अध्ययन किया। नर्मदा नदी हमने 2 पार्टों में पढ़ी, 2 लेक्चरों में पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने नर्मदा नदी की संपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया था। देखो, हमने कल यह भी पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ होती है। ठीक है, टोटल कितनी 41 सहायक नदियाँ होती है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इन 41 सहायक नदियों को पूरी नहीं पढ़ना है, हमने कुछ सहायक नदियों को पढ़ना है। उन कुछ सहायक नदियाँ में से कौन कौन सी नदियाँ मुख्यतः से हमें अध्ययन करना है, आज उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे देखें, जो सबसे पहली सहायक नदी इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, उस नदी का नाम होगा शक्कर नदी। कौन सी नदी? शक्कर नदी। अब शक्कर नदी समझना दोस्तों, शक्कर नदी जो है छिंदवाड़ा से उद्गम होता है। अगर क्वेश्चन आ गया उद्गम कि शक्कर नदी का उद्गम कहां से होता है, आप बताओगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से, ठीक है, उद्गम कहां से होता है? छिंदवाड़ा से। अच्छा, छिंदवाड़ा में एक जगह है जिसे कहा जाता है अमरवाड़ा। छिंदवाड़ा में भी कहां से होता है, तो आप बताओगे अमरवाड़ा। अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा के कहा? अमरवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और ये नदी देखो, छिंदवाड़ा से निकलने के पश्चात दोस्तों यह जाती है नरसिंहपुर तक। नरसिंहपुर। अब चूंकि हमने नर्मदा नदी का जब प्रवाह क्षेत्र पढ़ा था, तब यह देखा था कि नरसिंहपुर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपने देखा था कि नर्मदा नदी नरसिंहपुर में भी प्रवाहित होती है। तो नरसिंहपुर के पश्चात के पास ये किस में मिल जाती है? नर्मदा नदी में मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब यह नरसिंहपुर में मिलने वाली होती है दोस्तों, तो नर्मदा नदी और शक्कर नदी, ये कौन सी नदी है? शक्कर नदी। शक्कर नदी के संगम पर दोस्तों यहां पर एक मंदिर है। यहां पर क्या है? एक मंदिर है। इस मंदिर को कहा जाता है संगनेश्वर मंदिर। संगनेश्वर मंदिर। अब क्वेश्चन आ जाएगा प्रसिद्ध, अच्छा ये भगवान किस भगवान का है, तो आप बताओगे शिव भगवान का। शिव भगवान का प्रसिद्ध संगनेश्वर मंदिर किन 2 नदियों की मुख्य धारा पर है, तो आप बताओगे शक्कर नदी और नर्मदा नदी। कहां पर? नरसिंहपुर में। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा आपका छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से यह नदी निकली और कहा? नरसिंहपुर। यहां पर है नरसिंहपुर में जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। और यहां पर इनके संगम पर एक मंदिर है, संगनेश्वर का मंदिर। समझ पाया आप लोग? तो यह मुख्य सहायक नदी थी शक्कर नदी। किस नदी की सहायक नदी? तो आप बताओगे नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इतनी चीज समझ में आई। दूसरी प्रमुख सहायक नदी की चर्चा करते हैं। दूसरी प्रमुख सहायक नदी कौन सी होगी भाई? दूसरी प्रमुख सहायक नदी देख लो। दूसरी प्रमुख सहायक नदी है गार नदी। ठीक है, गार नदी। गार नदी से सिर्फ आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि जो गार नदी है इसका उद्गम सिवनी से होता है। कहां से होता है? सिवनी से। और कुछ मुख्य क्वेश्चन नहीं आ सकता यहां से। गार नदी कहां से निकलती है? सिवनी। अच्छा, किस पठार से निकलती है, तो आप बताओगे सिवनी के पठार से। सिवनी के पठार से। इतनी चीज समझ में आई और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चले आगे पढ़ते। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदी है, यहां से क्वेश्चन तो बहुत बार आए हैं भाई, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण नदी होगी दोस्तों, इस नदी का नाम है तवा नदी। तवा नदी। देखो, जो तवा नदी है दोस्तों, यह पचमढ़ी से इसका उद्गम होता है। कहां से? पचमढ़ी। अब पचमढ़ी किस जिले में आता है भाई? होशंगाबाद जिले में। ये रहा आपका होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले से एक नदी का उद्गम हुआ। आप बताओगे कौन सी नदी? तो तवा नदी। देखो, होशंगाबाद में एक बहुत खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी में भी एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं कालीभीत पहाड़ी। ऐसा समझ लो, ये कालीभीत पहाड़ी है। कालीभीत पहाड़ी से उद्गम होता है किस नदी का? तवा नदी का। समझ पाए? और ये तवा नदी किस में जाकर मिल जाती है? तो तवा नदी नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अगली चीज समझना। अब चूंकि यह पहाड़ी से निकल रही है, इसका अर्थ यह होगा कि इसमें कुछ प्रमुख जलप्रपात होंगे, जैसे डचेस फॉल। आप कभी पचमढ़ी जाओगे तो आप वहां पर कुछ जलप्रपात घूमने जाओगे, तो उसमें एक बहुत फेमस जलप्रपात है डचेस जलप्रपात और बी फॉल। यह बी फॉल तो लगभग सभी लोग जाते हैं, जो पचमढ़ी जाता है तो बी फॉल जाते ही जाता है।
इसके बाद जमुना जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात, ये कुछ जलप्रपात होंगे तवा नदी पर। समझ में आया। और जो तवा नदी दोस्तों, इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे देनवा, दीनवा, सुखतावा, सुखतावा और मालिनी। मालिनी, ये प्रमुख सहायक नदी किसकी? तवा नदी की सहायक नदी है। तो यह हमने पढ़ा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के बारे में तो हमने पूरा अध्ययन कर लिया था, लेकिन नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। चीजें समझ में आई। तो इस तरह से नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पूर्णतः समाप्त हुआ। चीजें समझ गए भाई आप लोग? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और मुख्य नदी है, जिस नदी का नाम है ताप्ती नदी। अब कौन सी नदी पढ़ रहे भाई? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में देखो, ताप्ती नदी के बारे में क्या क्या मुख्य विशेषता होगी। सबसे पहले चर्चा करते उद्गम की। उद्गम देखो, जो ताप्ती नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है मुल्ताई। मुल्ताई, और मुल्ताई आता है बैतूल जिले में। बैतूल जिले में। छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मुल्ताई या फिर बैतूल किस जिले के किनारे? आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। मुल्ताई या बैतूल किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। दूसरी मुख्य विशेषता क्या है समझना। जो ताप्ती नदी दोस्तों, देखो जब हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था, तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है पूर्व से पश्चिम है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम होगा। तो प्रवाह कैसा होगा? प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम। प्रवाह की दिशा कैसी होगी? पूर्व से पश्चिम। चले, अगर इसके कुल लंबाई की चर्चा करें, लंबाई तो 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। ठीक है। अब देखो, हमने जब उद्गम बताया आपको, तो उद्गम कहां से हो रहा भाई? मुल्ताई बैतूल से। अब चूंकि देखो यहां पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दिख रही है। बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं काली सिंध पहाड़ी। अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए कि आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई जो ताप्ती नदी किस पहाड़ी से निकलती है और ये पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो सबसे पहले तो काली सिंधी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस चीज को याद रखें। किस पहाड़ी से निकलती है भाई? काली सिंधी पहाड़ी। काली सिंधी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। समझ में आया? बैतूल जिला किस नदी के किनारे? आप बताओगे ताप्ती नदी किनारे। ये बैतूल हो गया भाई। उद्गम बैतूल जिले के कहां से? मुल्ताई से। और जब ये आगे जाती तो ध्यान रखना दोस्तों, बुरहानपुर भी किस नदी के किनारे? तो आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। बुरहानपुर में ही एक जगह है जिसे कहते हैं नीपानगर। नीपानगर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। नीपानगर किस नदी के किनारे है? आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। नीपानगर बहुत प्रसिद्ध है। अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है भाई? नीपानगर में है। सबसे पहला यहीं पर है। और इसी नीपानगर में जो अखबारी कागज बनाया जाता है, यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करने के लिए एक ताप विद्युत ग्रह भी बनाया था जिसका नाम होता है चांदनी ताप विद्युत ग्रह। शायद 1954 में, देख लीजिएगा इसे। और दूसरा जो हमारा अखबारी कागज बनाने का कारखाना, ये अमलाई में है, जो शहडोल में पड़ेगा। ठीक है। इसके पश्चात जो ताप्ती नदी है दोस्तों, कुछ महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है और कुछ कहां पर? कुछ गुजरात में प्रवाहित होती है। तो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? आप बताओगे 3 राज्य। कौन कौन सा? एमपी तो है, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है भाई। समझ में आया आप लोगों को? दूसरी चीज समझो, जो गुजरात है, गुजरात में जब ये जाती है तो ध्यान रखना, इसे गुजरात की गंगा कहा जाता है। गुजरात की गंगा किसे कहेंगे? ताप्ती नदी को। समझ में आया आप लोगों को? और गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है भाई? नर्मदा नदी को। देखो, अब गुजरात में जब ये जाती है दोस्तों, तो गुजरात में इसमें कुछ परियोजना है। परियोजना देखो कौन कौन सी परियोजना? 2 परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है यहां से। काकरा पारा और दूसरी है उकाई।
काकरापारा और उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। लेकिन किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई? ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक, ताप्ती नदी को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। तो इतनी मुख्य विशेषता होगी ताप्ती नदी की। देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने ताप्ती नदी का उद्गम पढ़ा, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती? काली सिंधी पहाड़ी से निकलती। काली सिंधी पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आप बताओगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कुल लंबाई की बात करेंगे 724 किलोमीटर है। ठीक है, कितने राज्यों से प्रभावित होती है भाई? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। चीजें समझ में आ गई। अन्य और क्या चीजें पढ़ी भाई अपन ने? ताप्ती नदी है, इसका प्रवाह की दिशा कैसी होगी? तो आप बताओगे पूर्व से पश्चिम, है ना। 2 मुख्य नदी है मध्य प्रदेश की, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। अच्छा, अब इस चीज को समझना, जो ताप्ती नदी है यह भी भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है। भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है। दूसरी मुख्य बात, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण से प्रभावित होती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी क्षेत्र से प्रभावित होती है। ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम कह सकते हो आप, है ना, याद रखेंगे। और भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है। अब चूंकि भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है तो हमने आपको बताया कि अगर भ्रंश की घाटी से प्रभावित हो रही है तो सीधी सीधी बात है, एक चीज याद रखना, यह भी किसका निर्माण करेगी? ज्वार नद मुख, या फिर इसे को क्या कह देते हैं? एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है ना। भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है, ज्वार नद मुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। और अगर इसके समापन की चर्चा करें, समापन, तो समापन कहां पर हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। कॉमन है भाई दोनों नदी, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी है, इसी को केम्बे की खाड़ी भी कह देते हैं। ठीक है, तो इतनी विशेषता होगी ताप्ती नदी की। विशेषता याद रखना सबसे ज्यादा। अच्छा, एक चीज और, अब देखो यह गुजरात में जाती है ना। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत। सूरत, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है भाई। सूरत किस नदी के किनारे है? आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। तो किनारे कितने शहर हो जाएंगे? एक आप बैतूल बताओगे, दूसरा बुरहानपुर। बुरहानपुर का एक शहर है जिसे आप नेपानगर कहते हो, और गुजरात का कौन सा? सूरत। यह किस नदी के किनारे? आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। चीजें समझ में आई। इसकी कुछ सहायक नदियां भी है, जैसे देख लीजिए भाई, पूर्णा नदी बैतूल से निकलती है, गिरना, गोपद, अनेर, अंबोर, बाकी, उतावली और कालीभीत, है ना। ये सब नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप बताओगे ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। चीजें समझ में आई। तो यहां से हमने ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के बारे में भी चर्चा कर ली है। चले उतार लीजिए भाई आप लोग। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अभी हमने चर्चा की ताप्ती नदी अपवाह तंत्र की। अब एक अपवाह तंत्र होता है दोस्तों, महानदी अपवाह तंत्र। अब चूंकि जो महानदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता, इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ नदी हैं जो महानदी में जाकर मिल जाती है, इस वजह से अपवाह तंत्र के अधीन हमने लिया गया है। चीजें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, जो महानदी अपवाह तंत्र है इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है जिसे कहा जाता है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के पश्चात दोस्तों देखो, छत्तीसगढ़ से सबसे पहले तो यह निकली। कहां से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलने के पश्चात दोस्तों यह जाती है उड़ीसा। देखो अब चूंकि नदी है तो विवाद तो होगा। कभी क्वेश्चन आ गया कि महानदी विवाद, महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी जल विवाद, महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? आप बताओगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य है। अब देखो जब यह उड़ीसा में जाती है दोस्तों, देखो मैं यहाँ एक मैप के माध्यम से बताता हूं आप लोगों को। ये रहा छत्तीसगढ़, मान लो छत्तीसगढ़ से ये कहाँ गई? उड़ीसा। अब चूंकि यह इस क्षेत्र में क्या होगा भारत के, ये आपका दक्षिण भारत रहा, तो यहाँ पर होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर होता है अरब सागर। अरब सागर, चीज समझ रहे हो? तो यहां पर उड़ीसा है और यहां पर आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, तो ध्यान रखना उड़ीसा में इस पर एक
भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है दोस्तों। इस बांध का नाम होता है हीराकुंड बांध। बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आप बताओगे हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में? तो आप बताओगे उड़ीसा में। ठीक है, कई बार इसकी लंबाई पूछ ली जाती है तो 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर हीराकुंड बांध की कुल लंबाई है। अच्छा, कई पुस्तकों में 42 किलोमीटर भी है, 42 किलोमीटर भी है। ठीक है, तो 42 किलोमीटर ओवरऑल है, लेकिन मुख्य कितना है? 4.8 किलोमीटर। चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक, तो यह कुछ बात रही किसकी? महानदी के बारे में। अब महानदी की कुछ सहायक नदियां भी है। अब चूंकि अनूपपुर जिले से एक नदी निकलती है दोस्तों, इस नदी का नाम है हसदो नदी। कौन सी नदी? हसदो नदी। और यह किस में जाकर मिल जाती है? छत्तीसगढ़। देखो मध्य प्रदेश से निकलते हुए जा रही है नहीं, और किस जिले से? अनूपपुर जिले से। तो सीधी सी बात है, अगर मध्य प्रदेश के से निकलने वाली नदी का जल अगर महानदी में मिल रहा है तो वह नदी भी मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अधीन आएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अधीन हम क्या पढ़ रहे हैं? महानदी अपवाह तंत्र। इसकी कुछ सहायक नदी भी है, जैसे शिवनाथ नदी। कौन सी? शिवनाथ नदी, हसदो नदी, मांड, ईब, केलो नदी, जोंक नदी, सेंदूर, सूखा, पैरी, उदंती और कोलार। ठीक है, यह कुछ मुख्य। अच्छा, कोलार एक नदी और थी जो किसकी सहायक नदी थी भाई? नर्मदा नदी की सहायक नदी थी कोलार नदी। और एक किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। चीजें समझ में आई? तो अभी हमने पढ़ा महानदी अपवाह तंत्र। समझ पा रहे हो? लिख लीजिए भाई आप लोग। चलिए भाई अगला अपवाह तंत्र देखते हैं। अगला अपवाह तंत्र होगा दोस्तों गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। अब चूंकि गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र से निकलती है, यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, फिर भी मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और हमने अपवाह तंत्र की विशेषता यह देखी थी कि अगर किसी भी नदी का पानी अगर कोई बड़ी नदी में जाकर मिल रहा है और वह बड़ी नदी सागर या महासागरों में गिर रही है, तो वह क्षेत्र जो छोटी छोटी नदियों का उद्गम करता है वह क्षेत्र भी उस अपवाह तंत्र के अधीन आएगा। जैसे मध्य प्रदेश से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो गोदावरी नदी में निकलती है, में जाकर मिलती है, लेकिन गोदावरी नदी तो मध्य प्रदेश से नहीं प्रवाहित होती। फिर भी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश के अधीन आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही है? गोदावरी नदी मध्य प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती, ना ही इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होगा? तो आप बताओगे महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। चीजें समझ में आई? अब देखो, जो गोदावरी नदी है दोस्तों, गोदावरी से मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदी कौन कौन सी होगी जो मिलती है? जैसे यहां पर देखो मैप के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखे, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्धा नदी की। किसकी? वर्धा नदी की। जो वर्धा नदी है दोस्तों, यह बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले के वर्धन शिखर से। कहां से? वर्धन शिखर से निकलती है। देखिए इस तरह से, देख पा रहे हो आप लोग? चलिए यहां पर रुक जाइए। दूसरी एक प्रमुख नदी पढ़ेंगे हम। इस नदी का नाम होगा दोस्तों वेनगंगा नदी। नाम क्या होगा? वेनगंगा नदी। यह पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम स्थल भी पूछ लिया जाता है। सिवनी से तो निकलती है, लेकिन सिवनी के किस जगह से निकलती है, किस पठार से निकलती है? तो आप बताओगे पारसवाड़ा के पठार से। अब पारसवाड़ा के पठार से वेनगंगा नदी निकलती है दोस्तों, और ये इस तरह से आगे जाती है। अभी देखो हमने वर्धा नदी की चर्चा की थी, और वर्धा नदी का संगम महाराष्ट्र में होता है किससे? वेनगंगा नदी से। और जब वर्धा नदी और वेनगंगा नदी आपस में मिल जाती है तो यह इसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अब प्राणहिता के नाम से जाना जाने के पश्चात यह नदी गोदावरी नदी में मिल जाती। किस नाम से? प्राणहिता के नाम से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई प्राणहिता नदी किन दो नदी के संगम से बनती है? आप बताओगे वर्धा नदी और वेनगंगा नदी। और यह किस राज्य में आपस में मिलती है? महाराष्ट्र में। समझ पाए आप लोग? चले आगे पढ़ते हैं।
देखें, जो वेनगंगा नदी दोस्तों, इसकी और भी सहायक नदियां हैं। जैसे एक प्रमुख नदी है, इस नदी का नाम है पेंच नदी। पेंच नदी जो है यह छिंदवाड़ा से निकलती है। कहां से? छिंदवाड़ा से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर यह वेनगंगा नदी में मिल जाती है। किसमें मिल रही है? वेनगंगा नदी में। और ध्यान रखना दोस्तों, जब यह महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तो इस पर एक परियोजना बनाई गई है पेंच नदी पर। इस परियोजना का नाम है बावनथड़ी परियोजना। परियोजना का नाम क्या होगा? बावनथड़ी परियोजना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बावनथड़ी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्योंकि आपको पता है ना कि मध्य प्रदेश के दक्षिणतम क्षेत्र में कौन सा राज्य है भाई? महाराष्ट्र है या नहीं? और हम यह भी पढ़ रहे हैं कि जो गोदावरी नदी है तो महाराष्ट्र से निकली है, तो महाराष्ट्र में ही यही नदी जाकर मिलेगी। तो आप बता पाओगे कि वैसे भी मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के दक्षिण से निकलने वाली नदियां दक्षिण क्षेत्र में ही प्रभावित होती है। तो सीधी सीधी बात है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य ही यह परियोजना होगी। परियोजना का नाम क्या है? बावनथड़ी परियोजना। समझ में आया आप लोगों को? पेंच नदी कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा से। किस नदी की सहायक नदी है? आप बताओगे वेनगंगा नदी की सहायक नदी है। समझ पाए आप लोग? अब पेंच नदी की भी दो सहायक नदी है। जैसे एक नदी है जिसका नाम है कुलाबहार नदी। नदी का नाम क्या होगा? कुलाबहार नदी। यह भी छिंदवाड़ा से ही निकलती है और पेंच नदी में जाकर मिल जाती है महाराष्ट्र में। कुलाबहार नदी को दोस्तों छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। समझ पाए आप लोग? एक नदी और है जो पेंच नदी में जाकर समाहित होती है। इस नदी का नाम है दोस्तों, देखो, यह नदी जो है होशंगाबाद से निकलती है, होशंगाबाद के पचमढ़ी से, और किस में जाकर मिल जाती है? पेंच नदी में। किस में जाकर मिल जाती है भाई? पेंच नदी में जाकर मिल जाती है। चले आगे पढ़े तो अब यह पूरी नदी किसमें? वेनगंगा में मिल रही है। और वेनगंगा नदी प्राणहिता के नाम से आगे प्रवाहित होगी और किसमें मिल जा रही है? गोदावरी नदी में। तो इस तरह से हमने गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में भी अध्ययन किया। समझ पाए? अब एक अंतिम अफवाह तंत्र बचता है। इस अफवाह तंत्र का नाम है दोस्तों माही नदी अफवाह तंत्र। माही नदी अफवाह तंत्र। जो माही नदी है दोस्तों, सबसे पहले याद रखना धार जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है? धार जिले से निकलती है। धार जिले से निकलती है। और किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ध्यान रखना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन माही नदी के नाम से आता है कि क्वेश्चन क्या है समझे, ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप बताओगे माही नदी 2 बार काटती है भाई किसको? कर्क रेखा को। और यह भी कहां पर जाके समाहित होती है? तो आप बताओगे खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में यह नदी जाकर समाप्त होती है। और इस तरह से हमने मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों का अध्ययन कर लिया। तो नदियों का चैप्टर अब समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि इन नदियों में कौन कौन सी परियोजना है, इन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, अगले लेक्चर में। चीजें समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।